तो आज के इस वीडियो में हम मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जैसा कि पेपर में आपके आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही शानदार शानदार हैं कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पादप में फ्लोएम का उत्तरदायी कौन होता है बेटा? फ्लोएम जो होता है वो भोजन का वहन करता है, भोजन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित होता है? पोषण से संबंधित होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन होता है बेटा जिब्रेलिन। ठीक है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन ये सब कोई पादप हार्मोन नहीं है। कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो साइटोकाइनिन हार्मोन प्रेरित करता है। उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है? कि दोनों बराबर होते हैं। ठीक है ना, दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विभवांतर को मापने का यंत्र क्या होता है? वोल्ट मीटर। विभवांतर को किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं। किसी चालक के तार के प्रतिरोध का मान किन बातों पर निर्भर करता है? उसकी लंबाई पर भी करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है और उसके ताप पर भी करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? मोटर कहते हैं। ठीक है, और ये एक समीकरण दे रखा है, ये कैसे समीकरण है? तो ये बेटा संयोजन समीकरण है ना। Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 प्लस 2L, तो Al के साथ O3 आ गया और Fe विस्थापित हो गया। तो ये संयोजन अभिक्रिया बिल्कुल नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर ये अभिक्रिया है बेटा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अपचयन का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अपचयन में एंटासिड लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटासिड। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए। ठीक है, अब हमें इन रिक्त स्थानों को भरना है। नर में डैश हार्मोन होता है, नर में टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, और मादा में एस्ट्रोजन होता है। ठीक, अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन। पेशाब करना, टॉयलेट जाना, ये सब हमारे उत्सर्जन में आता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है बेटा, कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है बेटा? वाट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंपल पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल की क्षुद्रांत में होता है। ठीक है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह जो होता है बेटा इंसुलिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है? अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए स्थापित एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये पर्यावरण विज्ञान से प्रश्न पूछा गया है। गंगा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए। फरक्का बांध, टिहरी बांध, भीमगोड़ा बांध, ये सब उसके उदाहरण हैं। ठीक है, कह रहे हैं यदि लंबाई के चालक पर प्रतिरोध आर तो उसी चालक में प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कितनी लंबाई का तार लेना पड़ेगा? तो ये सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल मैंने पहले ही करा रखे हैं, जिसके लिंक्स मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती हैं? चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं ना बेटा, ये चुंबक है, उसकी जो रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु एक द्विसूची रखने पर दोनों दिशाओं की ओर संकेत करेगा, जो कि संभव नहीं है, दोनों दिशाओं को नहीं कर सकता वो, इसीलिए वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं कभी। किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं, किस दिशा में है, जानने के लिए किस विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं? तो विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। ठीक है, कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो उसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, जिसे हम आम भाषा में धावन सोडा भी बोलते हैं, धोने का सोडा। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, इसे दही बन जाने पर इसका पीएच मान परिवर्तित हो जाता है, क्यों? देखो, जब ताज़ा दूध से दही बनती है तो दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, इसीलिए उसका पीएच मान नीचे हो जाता है, गिर जाता है। अतः दूध का पीएच
6 दही बनने पर पीएच अपेक्षाकृत कम हो जाता है। दही का पीएच 6 से भी कम होता है, ठीक है, तभी वो खट्टा होता है ज़्यादा। दूध पियो तो खट्टा खट्टा नहीं लगता, लेकिन दही पियो तो खट्टा लगता है, क्योंकि पीएच मान बहुत कम हो जाता है। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा जल होता है? आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं होता है क्योंकि यह एक सहसंयोजी यौगिक है जिसका आयनीकरण नहीं होता। अब जब आयनीकरण नहीं होगा तो विद्युत का चालन नहीं होगा। विद्युत चालन के लिए H पॉजिटिव आयन उत्तरदायी होते हैं। आयनों की अनुपस्थिति ही आश्रित जल को विद्युत का कुचालक बना देती है। वर्षा जल में अनेक अम्लीय गैस CO2 SO2 अशुद्धियों के रूप में घुली होती है। इन गैसों का घोल पानी को अनिकृत कर देता है और इसी वजह से फिर वो विद्युत उसमें बहने लगती है। ठीक है बेटा। CaCO2 का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम बेटा ब्रिंजक चूर्ण है। बहुत पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? हमारे मुंह में जो लार होता है बेटा उसकी क्या भूमिका है? तो लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना, भोजन की लुगदी बनाना ताकि यह आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमिसिस होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है और यही हेल्प करता है लार। प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण को समझाइए। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं? संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। और अप्रभावी क्या होता है? संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण नहीं दिखाई देते हैं उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। सिंपल, ठीक है। एक संकर और एक द्विसंकर प्रारूप में लक्षण का अनुपात क्या होता है? तो लक्षण का जो अनुपात होता है बेटा वो होता है 3:1। जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं? जैव निम्नीकरण वे प्रदूषक हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राकृतिक रूप से या उचित क्रिया द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक नहीं होते, लेकिन जब ये वातावरण में आधिक्य होते हैं तब इनका पूर्णतः निम्नीकरण नहीं होता, अतः ये प्रदूषक बन जाते हैं। तो ये होता है हमारे जैव निम्नीकरण। प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। हो सके तो यहाँ पर चित्र भी बना देना, ठीक है, प्लीज़ चित्र जरूर बनाना। तो नियम पूछा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। ठीक है। प्रकाश के किसी दिए रंग के लिए माध्यमों के युग्म के आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, ठीक है, एक नेतांक जिसे हम स्थिरांक बोलते हैं और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये 2 नियम है, बहुत ही शानदार एग्जाम में हर साल आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2 ओम 3 ओम 6 ओम 3 प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम का मतलब समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो संयोजन को तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक है बेटा। सो तुल्य प्रतिरोध मैं अगर निकाल के दिखाऊं, ठीक है, सो किस क्रम में जोड़ा गया है? यहाँ पर पार्श्व क्रम में। तो इसका तुल्य प्रतिरोध अगर R होगा तो ना 1/R बराबर होगा किस क्रम, क्योंकि पार्श्व क्रम में तो ये सूत्र लगते हैं 1/R2 + 1/R3, 1/2 1/3 1/6। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। मान रखा, लॉस ऑफ 6 आ जाएगा। 2 3 6, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 1 2, ठीक है। सो ऊपर क्या आ गया 6, नीचे भी आ गया 6 1 6। तो तिरछे गुणा करेंगे R बराबर क्या आ जाएगा 1 ओम। तो तुल्य जो प्रतिरोध होगा वो होगा 1 ओम। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के लिए ओम का नियम लिखिए। हर साल आता है, इसके लिए आवश्यक सूत्र भी लिखिए। ओम के नियमानुसार क्या होता है ना बेटा, किसी भी प्रतिरोध के लिए दोनों सिरों के बीच उत्पन्न हुआ विभवांतर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसका अर्थ यह होता है कि अगर प्रवाहित धारा का मान बढ़ाया जाए तो विभवांतर का मान भी बढ़ जाएगा, और इसी तरह से अगर धारा का मान घटा दे तो वोल्टेज का मान भी घट जाएगा। ये संबंध होता है और इसे ही हम ओम का नियम बोलते हैं। ओम के नियम के अनुसार V समानुपाती I होता है। ये समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, बराबर लगाओगे, एक स्थिरांक जुड़ जाता है R, जिसे हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट, नियतांक हिंदी में, ठीक है। तो V बराबर IR, ये ओम का नियम है। R का मान निकालना है, यहाँ I गुणे में बट्टे में आ जाएगा तो R बराबर V/I हो जाता है, ठीक है। जहाँ V आपका वोल्टेज होता है, I आपका विद्युत धारा होता है, R आपका प्रतिरोध होता है, ठीक है। वोल्टेज या विभवांतर बोल सकते हो हिंदी में। कह रहे धारावाहिक चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर उस पर लगने वाले बल की दिशा की व्याख्या के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखकर आवश्यक चित्र बनाइए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यहाँ से एक ज़रूर आएगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखो बेटा क्या है, ये बाएं हाथ है ना, बहुत ही सिंपल है, आराम से ये, अगर ये चित्र आपको आता है ना तो आप परिभाषा बना के लिख सकते हो।
तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा, तर्जनी और ये मध्यमा, अगर तीनों उंगली को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं तो अंगूठा चालक पर बल की दिशा, ठीक है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। यही फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है और यही चित्र आपको बनाना है। चित्र अगर आपको याद है आप आराम से परिभाषा बना के लिख देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? देखो, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणु की संख्या समान है तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। इधर अभिकारक है और इधर उत्पाद है, दोनों तरफ अगर बराबर होंगे तो वो संतुलित होगा, नहीं होगा तो संतुलित नहीं होगा, ठीक है। समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, तो इसीलिए संरक्षण करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? देखो बेटा, अंतर आयनिक आकर्षण के कारण आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। इनके जो क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन निश्चित क्रम में संयोजित होते हैं, उनमें अंतर आयनिक बल अधिक होता है, ठीक है, और इसको तोड़ने के लिए ना हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनका गलनांक जो होता है बेटा वो उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है, तांबे की विद्युत अपघटनी परिष्करण का नामांकित चित्र बनाइए। तो बेटा बस ये चित्र बना देना है आपको, आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके चित्र बनाने दें, ठीक है। ये कैथोड है, ये एनोड है, ये कुंजी लगा पड़ा है, ये अम्लीकृत कॉपर सल्फेट है, ये टैंक है हमारा, ठीक है, और ये अशुद्धियाँ नीचे आ गई। अगला क्वेश्चन है, वायवीय तथा अवायवीय शोषण में क्या अंतर है? ठीक है, एक तरफ लिखा है मैंने वायवीय शोषण, एक तरफ लिखा है मैंने अवायवीय शोषण। इस क्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक है, इस क्रिया में ऑक्सीजन आवश्यकता नहीं होती है। इस क्रिया में CO2 व जल की प्राप्ति होती है। इस क्रिया में ईस्ट से एथिल अल्कोहल बनता है। ये जैसे उदाहरण है, ये इसका उदाहरण जरूर लिखना है। इसमें ग्लूकोज अणु का पूर्ण विखंडन होता है, इसमें ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है बेटा, इसे याद कर लीजिएगा। और इसमें कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है, ये केवल कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। इसमें ऑप्शन भी है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो बेटा, हीमोग्लोबिन क्या होता है, जैसे दूध का क्या ऊपर आ जाता है, मलाई आता है ना, वैसे ही खून का एक होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है जिसकी कमी के कारण शरीर में खून की मात्रा घट जाती है। इस स्थिति में एनीमिया रोग होने का खतरा हो सकता है। कई स्थितियों में एनीमिया जानलेवा भी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों में हीमोग्लोबिन की कमी होने का खतरा सबसे अधिक होता है। समजात और समरूप अंग किन्हें कहते हैं? चित्र भी बना के दिखाना है। तो बेटा ये देखो, चित्र मैंने बना के लगा दिया है, ठीक है। समजात अंग क्या होता है? जो अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं, कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। और समरूप इसका उल्टा होता है, ठीक है। समरूप ये देखो, वे अंग जो समान कार्य करते हैं, देखने में भी समान है लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न है, समरूप अंग कहलाती हैं। ये उसका उदाहरण है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। उदाहरण देखो, पक्षी के पंख और घोड़े के अग्रभाग, ठीक है। ये पक्षी, चमगादड़, घोड़ा, मनुष्य सब सेम है, ठीक है। रचना में समान है लेकिन कार्य दोनों के अलग अलग। पक्षी उड़ रहा है, घोड़ा थोड़ी ना उड़ पा रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए, कार्य समान है लेकिन अलग अलग है रचना, देख रहे हो। पक्षी का ये भी उड़ रहा है, चमगादड़ ये भी उड़ता है, इसकी संरचना अलग है, इसकी संरचना अलग है लेकिन कार्य समान है। कीटों का भी देखो, ये भी उड़ता है लेकिन अलग अलग है, ठीक है। जीवाश्म किन्हें कहते हैं? पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अतीत चित्र नहीं होगा, हाँ। अतीत प्राचीन सजीवों के परीक्षित अवशेषों व उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को, जो पृथ्वी की सतह चट्टानों परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना। जीवाश्म क्या होता है बेटा? करोड़ों अरबों साल पहले, ठीक है, पृथ्वी में आई हलचल के द्वारा पेड़ पौधे जीव जंतु दब गए थे और वो उनमें फिर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो चीज़ हमें पैदा हुई ना, जो रसायन हमें मिले, उसे हम जीवाश्म कहते हैं, ठीक है।
चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। किसी धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक चित्र बनाइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी बिंदु पर रखी गई चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है, इस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। या फिर चुंबकीय क्षेत्र वह है जहाँ तक चुंबक अपन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय सुई जिस दिशा में ठहरती है उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं। ठीक है, अतः यह एक सदिश राशि है जिस इसे बी से विभाजित करते हैं और इसका जो ऐसा ही मात्रा होता है वो वीबर पर वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, वीबर पर मीटर स्क्वायर, या जिसे हम टेस्ला भी कहते हैं। वो टेस्ला नहीं जिस जो कार वाली टेस्ला, ये अलग टेस्ला मात्रक है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या है बेटा? चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं क्योंकि यह चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में होते हुए उत्तरी ध्रुव पर वापस लौट आती हैं, जैसा चित्र में दर्शाया गया। चित्र में भी आपको दिखाऊंगा, ये देखिए। ठीक है, ये ऐसे ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ये हमने पढ़ा भी है पहले। जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं आप पास पास होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र पर बल होता है और जहाँ दूर हो जाती है वहाँ कम होता है। जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे की रेखा के समानांतर और समदूरस्थ पर होती हैं, इस क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी कहेंगे हम। ठीक है, ये इसका चित्र है। या फिर इसमें और एक क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आवश्यक चित्र बनाकर कार्य प्रणाली समझाइए। मोटर के दो उपयोग भी लिखिए। हर साल ऐसे क्वेश्चन विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर आता ही आता है। तो विद्युत मोटर क्या होता है? विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, और सिद्धांत क्या है? सिद्धांत जरूर लिखना है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वो घूमने लगती है और फिर हमें ऊर्जा मिलने लगती है। ठीक है, कार्यविधि जानने के लिए बेटा ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं बेटा सबसे सिंपली एक चीज़ कहूँगा, ये चित्र अगर आप बना लेते हो, ये विभक्त वलय है। विभक्त वलय की क्या भूमिका है ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, ये चुंबक है, ये चुंबक है। ठीक है, ये कुंडली इसके अक्ष में यूं यूं घूमेगी। ठीक है, ये चुंबक देख रहे हो, ये ब्रश लगा पड़ा है यहाँ पर, ये बैटरी है। तो ये प्रैक्टिस करना। और देखो बेटा, जब चित्र को साइड में रख के जब ये चीज़ पढ़ूंगा ना मैं, आपको आराम से आ जाएगा। कह रहे हैं जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं ए बी और सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करते हैं। देखो, ए बी और सी डी में बराबर लेकिन विपरीत दिशा में, ये इधर कार्य कर रहा है और ये इधर कार्य कर रहा है। देख रहे हो ना, विपरीत बल कार्य करने लगते हैं। ये बल एक बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। ये जो कुंडली है ना बेटा, वो दक्षिणावर्त दिशा में यूं यूं घूमने लगती है। ये तो चिन्ह भी दे रखा है। ठीक है, कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। इसके सिरों पे जो ये विभक्त वलय लगा है ना, ये भी घूमने लगता है यूं यूं करके। ठीक है, इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में कार्य करें, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। ठीक है, तो विभक्त वलय की क्या भूमिका है, ऐसे क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, चित्र जरूर बनाना। जल वैद्युत अपघटन की विधि लिखिए, इसकी आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया दीजिए एवं नामांकन चित्र भी बनाइए। तो देखो, चित्र मैंने ये बनाया है प्रॉपर, देख रहे हैं आप। जब जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल के अणुओं का विघटन हो जाता है और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसे ही जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। चूंकि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है, इसीलिए शुद्ध जल में बहुत कम मात्रा में अम्ल मिला दिया जाता है ताकि कम वोल्टता लगाकर जल से होकर आसानी से धारा प्रवाहित की जा सके। जल के विद्युत अपघटन में दो आंशिक अभिक्रियाएं होती हैं जो दो इलेक्ट्रोड पर होती हैं। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया की समग्र प्रतिक्रिया मानते हैं। ये अभिक्रिया लिखनी है आपको। ठीक है, और ये इसका चित्र होगा। अब इसमें अथवा करके भी क्वेश्चन पूछा गया है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? आवश्यक चित्र बनाते हुए समझाइए। देखो बेटा, सकृत श्रेणी पर आधारित प्रश्न नहीं है।
जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो वो भूरे रंग का हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बन लेता है, क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए ऐसा होता है। देखो ये अभिक्रिया FeCuSO4, देखो ये लोहा है, ये कॉपर सल्फेट के विलयन के आपने डुबोया और फिर ये क्या बन जाता है, FeSO4 बन जाता है और ये कॉपर बेचारा अलग हो जाता है, तभी इसका रंग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया के दौरान CuSO4 का नीला रंग धीरे धीरे हल्का हो जाता है और फिर हल्के रंग में बदल जाता है। ठीक है, ये इसका कारण है। अब लिखना है सिनेप्स किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अंतर्गत सिनेप्स विशेषक संगम है जिसमें माध्यम में न्यूरॉन एक दूसरे को और गैर तंत्रिका कोशिकाओं जैसे मांसपेशियों या ग्रंथि को संकेत देता है। ठीक है, रासायनिक अंतर्गतन न्यूरॉन्स को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सर्किट फॉर्म करने की अनुमति देते हैं। ये धारणा और विचार को बनाए रखने वाले जैविक कंप्यूटेशन के लिए महत्वपूर्ण है। ये तंत्रिका तंत्र को अन्य प्रणालियों से जोड़ने और नियंत्रण करने की भी अनुमति देते हैं। रासायनिक अंतर्गतन में एक न्यूरॉन एक स्नायु स्विचरी को छोटे से अंतर में मुक्त करता है जो कि दूसरे न्यूरॉन के लिए अन्न होता है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, तंत्रिका को चित्र बना तंत्रिका तंत्र का हर साल आता है और इसके कार्यविधि भी लिखने के लिए आती है। ये जो क्वेश्चन है बेटा हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। तंत्र की कोशिका या तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका होती है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। इतना लिख दोगे और ये चित्र बनाओगे, और ये चित्र हर साल आता है। इसकी आपको ढंग से प्रैक्टिस करनी है, हर साल आता है, ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। या फिर मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है। अनैच्छिक क्रियाओं के दो उदाहरण लिखिए। छींकना, खांसना, मुंह में लार आना, पलके झपकना, ये सब अनैच्छिक क्रिया हैं। तुम चाह के नहीं करते हो, अपने आप हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। तो बेटा ये चित्र देख लीजिए और ये आपको बनाना है एग्जाम में, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी समझाइए। ठीक है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी ये, और बेटा ये जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले ही करा रखा है, जिसकी मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, वहाँ से जाके पढ़ लेना, देख लेना। अगला क्वेश्चन है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो देखो बेटा हाइड्रोजन गैस निकलती है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है ना, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण देखो, ये Zn जिंक है, H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर रही है, H2SO4 के अम्ल है तो ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, ये उदाहरण है और ये चित्र आप बना के समझा सकते हैं। ये आपके NCERT पे ही है। ठीक है, ये आपको देना था। तो इस तरीके से हमने पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया है। ये तो डेमो था, ऐसे में आपको ढेर सारे मॉडल पेपर सॉल्व करवा दूंगा जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी, और साथ ही साथ चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, उसको भी ज़रूर देखना, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दे, चले बने तो सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें।